नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो लेक्चर में दोस्तों प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे थे। आज हम प्रियम्बल को कंप्लीट कर देते हैं, यानी आज हमारा प्रियम्बल चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इससे ज़्यादा कभी भी यूपीएससी यानी यूपीएससी आईपीसी से इसमें ज़्यादा सवाल नहीं पूछती है, यानी अगर सवाल आया तो यकीन मानिए दोस्तों इसी से रहेगा। अब एक बार अगर अब बेयर एक्ट है या एम लक्ष्मीकांत है, एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट मैंने यानी सल्तनत शायद न्याय बता के गया था, यानी न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के उल्लेखित थे। हेडिंग डाले प्रस्तावना, और प्रस्तावना में न्याय की चर्चा हो चुकी थी। न्याय के बाद में आज हम दोस्तों हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अब ध्यान रखना दोस्तों, प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अब वो है कौन कौन सी, तो बिल्कुल सिंपल है, एक बार देखे रहेंगे उत्तर आ जाएंगे। तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विचार, अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की आजादी है। इनके अलावा विश्वास, उपासना और एक और है आपकी धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कौन कौन सी है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, उपासना है और धर्म की स्वतंत्रता। अब दोस्तों याद रखने योग्य क्या बात है, याद रखने योग्य ये बात है, यानी यही 5 प्रकार की स्वतंत्रता, नोट लगा के लिख देता हूं नोट। ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है ना दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 में भी उल्लेखित है, में भी उल्लेखित। बस ये ध्यान रखो, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख आर्टिकल 19 भी करता है और प्रस्तावना भी करती है। तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, उपासना है और धर्म की स्वतंत्रता है। तो फंडामेंटल राइट्स हम जब पढ़ेंगे 19 यानी आर्टिकल जब 19 पढ़ेंगे तो इस प्रकार की 5 स्वतंत्रताएं वहां भी देखने को मिलेगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में है, यानी प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। कई बार तो यही प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों कि कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी है? तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, उपासना है, धर्म की स्वतंत्रता। और कहाँ उल्लेखित है, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूपीएससी पूछ चुकी है 2015 में, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछा था। अब प्रश्न क्या पूछा था तो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों, सबर है जिसका नाम है समानता। तो प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है दोस्तों, ध्यान रखना, कुल 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कौन कौन सी समानता का उल्लेख है? तो अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। समझाने की जरूरत नहीं। अवसर की समानता यानी लोक नियोजन के जितने भी अवसर है उनमें समानता की बातें करता है। प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान की समानता, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में। बस ध्यान क्या रखेंगे तो दोस्तों, ध्यान ये रखना कि जो मौलिक अधिकार है, नोट लगा कर लिख देता हूं नोट, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद में इस प्रकार की बातों का उल्लेख है, तो ध्यान रखना मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 16 में भी यह बातें उल्लेखित है। यानी समानता का, इस प्रकार की समानता में भी इस प्रकार की समानता का उल्लेख, बस याद ये रखेंगे।
यानी समानता, कितने प्रकार की समानता? न्याय कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी। लेकिन समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अवसर की समानता, ये दोस्तों देख लेना, यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, शायद 2018 का पेपर चेक कर लेना चाहिए। अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में समानता का उल्लेख है दोस्तों? तो आर्टिकल 19 में। उसमें भी ये लिखा हुआ है, लोक नियोजन यानी लोक नियोजन के अवसर जितने भी, उनमें सभी को, किसी को भी, किसी भी वर्ग को वंचित नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का उल्लेख कर रखा है। हालांकि हम मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तो उसमें खूब डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हमें कंपैरिजन से पढ़ रहे हैं कि प्रश्न क्या पूछा हुआ है, यानी यूपीपीसीएस में जो प्रियम्बल से प्रश्न पूछा गया था ना, वो यही था दोस्तों। याद रखेंगे, यानी कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार। तो नेक्स्ट दोस्तों, समानता का बात होता है। समानता के बाद में आगे लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा, प्रस्तावना में नेक्स्ट शब्द है, समझाने की जरूरत नहीं, बस इसे, व्यक्ति की गरिमा यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है उसे। व्यक्ति की गरिमा, एकता, दोस्तों ये प्रश्न पूछा हुआ है इसमें, अखंडता यूपीपीसीएस में, एवं बंधुता, बस यहां तक ध्यान। यानी ये शब्द सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस पूछा था यूपीपीसीएस में 2018 वाला जो पेपर था ना, उसमें ये सीक्वेंस दे रखा था। अवसर की समानता, एकता, यहां से उठा दिया एकता, अखंडता, बंधुता, इस प्रकार एक प्रश्न दे रखा था। हालांकि एक्चुअल प्रश्न तो क्या था, लेकिन आप पेपर चेक कर लेना दोस्तों, यूट्यूब चैनल्स बहुत है, सर्च करके देख लेना, लेकिन ये प्रश्न जरूर आया हुआ, ये मुझे 100% है। अब दोस्तों इससे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये शब्द देखो दोस्तों। बंधुता का मतलब क्या होता है? तो बंधुता का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी पर जानते होंगे, भाईचारा होता है। इस पर क्यों इस पे क्या, भाईचारे से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो ध्यान ये रखना दोस्तों, ये यही शब्द यानी मौलिक कर्तव्य जो है ना, मौलिक कर्तव्य में भी बंधुता शब्द का उल्लेख है। बंधुता शब्द उल्लेखित है, बस यही बात पूछी जाती है। तो यानी व्यक्ति की गरिमा यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का, एकता जो समझते हैं आप, अखंडता यानी भारत देश के विभाजन की बातें नहीं करेंगे, किसी भी चीज के राज्य में रह रहे हैं तो उसके विभाजन की बातें नहीं करेंगे। बंधुता यानी भाईचारा, यानी आपसी भाईचारा बनाकर रहेंगे। लेकिन ये बंधुता कहाँ और उल्लेखित है? तो ध्यान ये रखना, मौलिक कर्तव्यों में भी उल्लेखित है। बस इतनी ही बातें आपसे पूछी। अब दोस्तों देखते हैं प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में शब्द, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल कितने शब्द जोड़े गए दोस्तों? तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े? तो 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से जोड़े, पहले तो यही पता होना चाहिए। कौन कौन से जोड़े भी हमने पढ़ रखा है। एक तो समाजवाद जोड़ा था, एक और कौन सा जोड़ा था? तो दोस्तों एक जोड़ा था पंथ निरपेक्ष। हालांकि भारत में इसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं, वो बात अलग है। यानी सरकार किसी एक पंथ को सरकार का कोई पंथ नहीं है, सरकार किसी एक पंथ को बढ़ावा भी नहीं देगी। और अखंडता जो अभी हमने पढ़ा, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े दोस्तों। अब पूछा जाता है दोस्तों, ये तीनों शब्द है ना, जोड़े कब गए थे? तो ये कब जोड़े गए थे? तो ये ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे दोस्तों। और इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों अब की बार के यूपीएससी प्री में आया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। हम जिस दिन प्रधानमंत्री पढ़ेंगे उस दिन मैं इसकी जरूर चर्चा करूंगा, अच्छे से, यानी पूरी डिटेल से व्याख्या करेंगे। अभी इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। 42वां संविधान, इसे मिनी संविधान कह रहे हैं, तो हालांकि 2 मिनटों में बताकर चले जाना तो इंसल्ट हो जाएगी फिर इसकी। तो फिर भी आप याद रखेंगे, प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े थे? तो 3 जोड़े थे। कौन कौन से जोड़े थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
प्रभावी है। हालांकि ये कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1970 को हुआ था, लेकिन वो सब आप ध्यान नहीं रखेंगे, बस ये जोड़े कब गए थे, तो 42वां संविधान। और ये प्रश्न अब की बार के यूपीएससी प्री में आया था, यानी आईएएस प्री में प्रश्न पूछ लिया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ तो इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कंटेस्ट करवा दिए जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जब चैप्टर आएंगे तब बातें करेंगे इसकी 42वें संविधान संशोधन की, या तो हम मौलिक अधिकार में बात करेंगे इसकी खूब, या हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जब जिस दिन होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्रियों में पढ़ा जाता है खूब से अच्छी। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न ये पूछा जाता है प्रस्तावना, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां से चीटिंग होती है बस। प्रश्न तो मैंने हालांकि बता दिया। प्रस्तावना में अभी हमने देखा था कि संशोधन हुआ, और संशोधन कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। अब इसको रिलेटर लेकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो इसे कहते हैं पहला संशोधन। अच्छे से गौर करना शब्दों पर दोस्तों, शब्द पूछे जाते हैं, गलत करवाने के लिए पूछे जाएंगे। प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब हुआ, तो दोस्तों अंतिम बार भी संशोधन यही हुआ था, क्योंकि एक ही बार हुआ है अंतिम संशोधन, तो यही अंतिम है। और प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखना एक ही बार संशोधन हुआ है, इसके बाद में कभी संशोधन नहीं हुआ। तभी तो मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में कह दिया था ना दोस्तों कि प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो तो लगातार चेंज होते रहते हैं, चेंजेबल है। कौन कौन सी सरकारें आती, सरकारें अपने हिसाब से करती रहती, लेकिन इनमें वर्तमान में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इनसे अगर प्रश्न आए तो कम से कम हमारे 2 प्रश्न तो गलत नहीं होने चाहिए। तो मैंने इतना डिटेल से बता दिया। अब अगर आप एक बार अच्छे से वीडियो देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर है। 42वां संविधान संशोधन प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ। अंतिम संविधान संशोधन तो भी 1976 में। कुल कितनी बार हुए, तो एक ही बार संशोधन हुआ। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है दोस्तों, अंतिम प्रश्न पे चलता हूं दोस्तों। प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक और बता देता हूं, चलो। एक तो ये स्वतंत्रता, एक शब्द हमने देखा था दोस्तों समानता, एक शब्द हमने देखा था बंधुता। ये ध्यान रखना, तीनों शब्द है ना कहां से लिए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए, तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से ग्रहण, बस ये भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, समानता 2 प्रकार की है, बंधुता का मतलब क्या, तो भाईचारा कहाँ और उल्लेखित है, तो मौलिक कर्तव्य में भी उल्लेखित है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों। यानी ये शब्द कहां से लिए, तो मैंने प्रत्येक चीज की बात कर रहा हूं दोस्तों। लास्ट पूछा जाता है प्रस्तावना में, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। अब हेडिंग डालें दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। अब दोस्तों प्रस्तावना यानी सुप्रीम कोर्ट से, अब आप सभी जानते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, आप इसे आमुख कहते हैं, संविधान का आमुख कहते हैं, पहला पृष्ठ कहते हैं, तो क्या ये संविधान का भाग है नहीं। इसको लेकर बहुत सारे वाद है, हम उन सभी वादों पर चर्चा करेंगे। और लगातार यहाँ से प्रश्न प्रबल बनने की संभावना रहती है। एक बात तो ऐसा है दोस्तों, जो आप यूं मान के चलिए हर दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है। अब कौन कौन से वाद आए, तो दोस्तों हेडिंग में डाल लेना। पहला वाद आया था बेरुवारी वाद। पहले वाद का नाम है बेरुवारी वाद। कब आया, तो दोस्तों 1960 में आया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय आया था। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है,
इसको लेकर एक संविधान संशोधन भी हुआ, संविधान संशोधन। लेकिन मैंने ये सब कहा है कि हम प्रधानमंत्री जब पढ़ेंगे तब इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो अपना पूरा फोकस टॉपिक पे होना चाहिए, टॉपिक में क्या पढ़ना है। बेरोजगारीवाद के बाद में आया था दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला रहा था दोस्तों। आया कब था? तो वर्ष 1973 में आया। इन्हीं पहले दो वादों की चर्चा कर लेता हूँ। बेरोजगारीवाद में क्या कहा गया दोस्तों? बेरोजगारीवाद में ये कहा गया, यानी निर्णय क्या दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है दोस्तों। ये बात कह दी, किसने कह दी? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी बेरोजगारीवाद में। अब सुप्रीम कोर्ट में ये पहला मामला आया था, हालांकि बेर एक्ट में देखेंगे तो गोपालन मामला बेर का है वर्ष 1957 वाला, लेकिन यही माना जाता है संविधान में पहला भाग आता है। बेर एक्ट की बातें कर रहा हूँ दोस्तों, किसी गाइड वाइड की नहीं। बेर एक्ट में दे रखा है, लेकिन फिर भी किताबें इसको सही मानती हैं, आप यहीं से याद करें। संविधान का भाग है या नहीं, तो बेरोजगारीवाद में 1960 में ये कहा गया। किसने कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी अंग नहीं है दोस्तों। इसमें और क्या निर्णय दिया? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया प्रस्तावना संविधान निर्माता को जानने की कुंजी है दोस्तों। स्टेटमेंट पूछा जाता है। कब कहा गया? तो वर्ष 1960 में ये कहा गया। अब आती है दोस्तों बात 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णय ये आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो लोगों ने पूछा क्या फिर इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना सरकार का मार्गदर्शन करती है। प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शन करती है। दो वादे दोस्तों। बेरोजगारीवाद में क्या कहा गया? अंग नहीं है, लेकिन किसमें कह दिया? तो ये संविधान केशवानंद भारती। पहली बार कब कहा गया था? तो बस यही प्रश्न पूछा जाता है, पहली बार प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में माना। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शन करती है। और देखो दोस्तों, अब बात यह आएगी दोस्तों, एक और वाद है, एक और वाद है। पहले वाद लिख देता हूं, फिर मैं केशवानंद भारती बनाम पे आता हूं। चलो पहले केशवानंद भारती को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि आप संविधान, यानी केशवानंद भारती बनाम की बात, सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा गया कि क्या यह संविधान का भाग है? अगर संविधान का भाग है तो संविधान में फिर संशोधन भी हो सकता है। अगर संशोधन हुआ, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि संविधान का अंग है और इसमें संविधान संशोधन हो सकता है। अगर आत्मा में संशोधन हुआ तो क्या आपकी आत्मा मलिन नहीं हो जाएगी? इस प्रकार की स्टेटमेंट आई सुप्रीम कोर्ट में, यानी प्रस्तावना के बारे में यह कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यानी सरकारी पक्ष, एक तरफ सरकारी पक्ष था, एक तरफ के अभिलाष। अब सरकारी पक्ष क्या कहता है? सरकारी पक्ष ने कहा कि संविधान का अंग है अतः संशोधन किया जा सकता है। संविधान का अंग है तो संशोधन किया जा सकता है भी।
अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो भी अपीलार भी थे, तो संविधान की आत्मा में संशोधन कर, संविधान की आत्मा में संशोधन कर, उसकी तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, संशोधन से प्रकृति नष्ट हो सकती है। एक आ गया केशवानंद भारती बना। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम मार्ग अपनाया, बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग अपनाया। अब मध्यम मार्ग क्या अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान में संशोधन यानी प्रस्तावना में उसी प्रकार संशोधन हो सकता है जिस प्रकार संविधान में हो सकता है, लेकिन मूल प्रकृति के साथ यानी मूल प्रकृति या मूल ढांचे के साथ में भेद छेड़ाछाड़ी हुई तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। संशोधन तो हो सकता है किंतु मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संशोधन तो हो सकता है लेकिन मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। ये बात किसने कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था ये मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हालांकि इसमें बताया भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि समय समय पर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको ये याचनी नहीं करनी है, हमें पेपर पास करना है, तो यही पूछा जाएगा आपसे, बस यही ध्यान रखना। केशवानंद भारती बनाओ, और यानी केशवानंद भारती बनाम केरला 1973 के मामले में क्या निर्णय है, तो सरकारी पक्ष ने ये कहा कि संविधान का अंग है तो संशोधन किया जा सकता है, पर कुछ लोगों ने यानी अपीलार भी थे जो अपील कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर संविधान की आत्मा में संशोधन हुआ तो संविधान की तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम मार्ग अपनाया, और मध्यम मार्ग अपनाते हुए यह कहा कि संशोधन तो किया जा सकता है परंतु मूल ढांचा नष्ट नहीं होगा। तो ये लो दोस्तों केशवानंद भारती बना। अब एक और वाद है एसआर बंबई वाद 1994। दो वाद हैं, दो बता देता हूं दोस्तों, हालांकि हम मूल कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो समय समय पर आपको जरूर बताएंगे इसके बारे। एसआर बंबई वाद 1994। एक दोस्तों वाद आया था एलआईसी, उसमें भी संविधान से के बारे में पूछा गया। एलआईसी इंडिया केस 1994, एलआईसी इंडिया केस ये कब आया था, 1995। आप इतने याद रखो, रख लेना, नहीं रखो तो बस तीन तो याद होने चाहिए दोस्तों। एक तो आपका बेरुवाड़ी, इसके बाद में केशवानंद भारती और एसआर बंबई वाद। एसआर बंबई वाद में भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, भाग माना, संविधान का भाग, और इसमें भी क्या कहा गया आपको, संविधान का भाग कहा। तो ये तो दोस्तों प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस पर चर्चा की गई थी। अब तो दोस्तों यूपीएससी के दृष्टिकोण से इस पर और भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। हेडिंग डालें प्रस्तावना का विश्लेषण। प्रस्तावना का विश्लेषण। प्रस्तावना का विश्लेषण दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, यानी एक तो हम इसका देखेंगे महत्व क्या है प्रस्तावना, एक हम देखेंगे इसकी समस्या क्या है। तो महत्व क्या है दोस्तों, तो पहला महत्व स्वतंत्रता का आश्वासन, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। स्वतंत्रता का आश्वासन, अवसर व प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। तो ये तो इसका था पहला महत्व, यानी स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है दोस्तों।
प्रतिष्ठा तो मैंने आपको बताया था ना, अवसर की समानता, तो दो प्रकार की थी, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की, यानी सबको प्रतिष्ठा का मतलब मान सम्मान से रहने का अधिकार है। संविधान का दर्शन है, यानी प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। अगर संविधान का दर्शन है, आप सभी जानते हैं, फिर सरकार का भी कुछ ना कुछ होगा, यानी सरकार का मार्गदर्शन का काम करेगी, सरकार का मार्गदर्शन करेगी। अरे हम कॉपी के पहले पेज पर अच्छी लाइन इसलिए लगते हैं ताकि हम जब भी कॉपी खोलें तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिले। अगर ये प्रस्तावना संविधान का दर्शन है तो संविधान को मानकर, संविधान को सब कुछ मानकर तो सरकार ही चलती है, तो सरकार का भी मार्गदर्शन करने का कार्य यही करेगी। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधार पर परिभाषित, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर परिभाषित, आधार पर परिभाषित व्यक्ति एवं सरकार के संबंध को, परिभाषित व्यक्ति एवं सरकार के संबंध को मजबूत करता है भी। तो ये तो था दोस्तों इसका महत्व। तो तीन महत्व आप ध्यान रखेंगे, यानी अगर लिखने को आए यूपीएससी में तो आप लिख सकते हैं प्रस्तावना का विश्लेषण। प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? स्वतंत्रता का आश्वासन करती है। अभी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है, आप खूब शब्दों में लिख सकते हैं। प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता की बातें करता है। संविधान का दर्शन कहा गया है इसे। सरकार का अगर दर्शन है तो सरकार का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आधार पर परिभाषित व्यक्ति एवं सरकार के संबंध को मजबूत करती है। तो ये इसका महत्व है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रस्तावना में संविधान की, यानी प्रस्तावना की समस्या क्या क्या है। तो समस्या देख लीजिए दोस्तों। समस्या है निजी स्वार्थ हेतु संशोधन, यानी प्रस्तावना की पहली समस्या क्या है? तो पहली समस्या है कि निजी स्वार्थ हेतु संशोधन। प्रस्तावना में निजी स्वार्थ हेतु संशोधन भी किया जा सकता है। इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। प्रस्तावना के बारे में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि प्रस्तावना अगर लागू, यानी अगर लागू होती है नहीं होती है तो इस पर यह कार्रवाई की जा सकती है। मौलिक अधिकार लागू नहीं होने पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, यानी प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। जिस प्रकार हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार लागू करवाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीधा डायरेक्ट इंटरफेयर कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के हनन में। लेकिन प्रस्तावना को लागू, विधायी एवं न्यायपालिका में संघर्ष, विधायिका और न्यायपालिका में संघर्ष को जन्म देती है दोस्तों, में संघर्ष। क्योंकि यहां कौन रहेंगे? राजनीतिक लोग, और राजनीतिक लोग अपने निजी स्वार्थ हेतु अगर संशोधन करेंगे तो न्यायपालिका उसमें बार बार अड़चन होगी। न्यायपालिका में अगर बार बार अड़चन हुई तो दोस्तों इनमें संघर्ष हो जाएगा। अब जैसे दो शब्द है हमने देख ही रखे दोस्तों, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, इन दो शब्द, ये दो शब्द विवाद में रहे थे और इस पर आधार दिया जाता है दोस्तों। ये पंथ निरपेक्ष व समाजवाद का मुद्दा लेकर गलत फायदा उठाया जा सकता है। और तो और दोस्तों धर्म के नाम पर आरक्षण भी दिया जा सकता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है धर्म के नाम पर आरक्षण। भी इस धर्म का विकास कम हुआ तो यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द ले रखा है। इस समाज का नाम, इस समाज ने विकास कम किया तो इस, यानी धर्म के नाम पर आरक्षण भी दिया जाता है। तो ये इसकी समस्या है। तो प्रस्तावना का विश्लेषण और महत्व, यानी विश्लेषण हमने महत्व देखा तो वहीं इसकी समस्याएं देखी। एक ध्यान रख लेना दोस्तों, प्रस्तावना को एक व्यक्ति है, ये मेरे से मिस हो गया था, जिसका नाम है एन ए पालीवाल। तो संविधान का परिचय पत्र कहा था एन ए पालीवाल। संविधान को, यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र,
संविधान का परिचय पत्र, N.A. पालीवाल ने कहा था। ये आप नोट डाउन कर लेना। बाकी हमने सीक्वेंस से अच्छे से प्रस्तावना पढ़ ली दोस्तों। अब आपका मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से नोट डाउन करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। आगे हम पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, अच्छे से एक एक टॉपिक उठाते चलेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।